नमस्कार दर्शकों, हमारी खास इन्वेस्टिगेटिव सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी से इलाज के गोरख धंधे पर प्राइम न्यूज की मुहिम आखिरकार रंग लाई है। यूपी सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी का गठन कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज बीते कई दिनों से लगातार आपको गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी से हो रहे इलाज और रिसर्च से जुड़ी रिपोर्ट्स और स्टिंग ऑपरेशन लगातार दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं और अब बता रहे हैं कि कैसे नियमों की अनदेखी कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्राइम न्यूज ने आपको यह भी दिखाया कि कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला नियमों को ताक पर रखकर यह सब कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं। प्राइम न्यूज ने आपको यह भी बताया कि इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन शरीक है। देखिए प्राइम न्यूज की मुहिम की एक और पड़ताल, एक और इन्वेस्टिगेशन, हमारी खास रिपोर्ट। स्टेम सेल को लेकर जो गोरख धंधा कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, उसको उजागर करने का काम प्राइम न्यूज की टीम लगातार कर रही है। पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला बिना किसी इजाजत के हॉस्पिटल में स्टेम सेल थेरेपी से मरीजों का इलाज करवा रहे हैं और उन पर रिसर्च किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे आईसीएमआर और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति लिए बिना ही स्टेम सेल थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। और तो और यहाँ स्टेम सेल से इलाज एक ऐसे डॉक्टर से कराया जा रहा है जो हड्डी विशेषज्ञ है और वो इस अस्पताल में एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े हैं। ये डॉक्टर हैं डॉक्टर बीएस राजपूत। प्राइम न्यूज ने आपको तमाम सबूत दिखाने के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरह के इलाज और रिसर्च से साफ इनकार कर दिया। प्राइम न्यूज ने जब मामले की तहकीकात की तो पता चला कि स्टेम सेल को लेकर कई रिसर्च डॉक्टर संजय काला के नाम से छपे हैं। प्राइम न्यूज स्टेम सेल पर डॉक्टर संजय काला के नाम से छपे रिपोर्ट को दिखाकर उनके झूठ को उजागर कर रहा है। प्राइम न्यूज ने इस मामले की और गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर संजय काला सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी से इलाज करके मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि अस्पताल से जुड़े वित्तीय मामलों में भी उनकी मनमानी चलती है। प्राइम न्यूज को मिले दस्तावेजों और ऑडिट रिपोर्ट से साफ है कि डॉक्टर काला ने टेंडर नियमों को दरकिनार करके करोड़ों का काम अपने चहेतों को दे दिया। बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट से लेकर अस्पताल परिसर में ट्रांसफार्मर लगवाने तक में नियमों को ताक पर रखा गया। ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्टर संजय काला पर करीब 22 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप है। प्राइम न्यूज पर हुए इस बड़े पर्दाफाश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार भी हरकत में आई और उसने पूरे मामले की गहन जांच कराने की घोषणा की थी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी के नाम से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। हाँ, मुझे जानकारी मिली, पूरे प्रकरण की जांच होगी और कड़ी कार्रवाई। प्राइम न्यूज की कोशिशों का रंग है कि अब शासन ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी को लेकर जो भी खेल चल रहा था उसकी जांच शुरू हो गई है। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला के खिलाफ शिकंजा कस गया है। स्टेम सेल को लेकर डॉक्टर संजय काला की मनमानियां और अनियमितताओं की जांच के लिए शासन स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी के हेड संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम वर्मा बनाए गए हैं, जबकि कानपुर मेडिकल कॉलेज के ही पूर्व प्रिंसिपल और वर्तमान में प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर आरबी कमल, सैफई के उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार, एसजीपीजीआई में हेमेटोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुर रहमान और आरएमएल में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर प्रदीप कुमार मौर्य इसके सदस्य बनाए गए हैं। ये टीम बहुत जल्द स्टेम सेल से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात की जांच शुरू करेगी और शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर संजय काला का भविष्य तय किया जाएगा। कमेटी का हेड
संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम वर्मा को बनाया गया। डॉक्टर वर्मा SGPGI के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं। इस कमेटी के और भी सदस्य हैं डॉक्टर खलीकुर रहमान SGPGI हेमेटोलॉजी, डॉक्टर RB कमल फिजियोलॉजी प्रयागराज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर सुनील कुमार सैफई ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर प्रदीप मौर्य सैफई न्यूरोलॉजी। जांच कमेटी की अगुवाई कर रहे डॉक्टर अनुपम वर्मा एक जाना पहचाना नाम, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। डॉक्टर अनुपम वर्मा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MD किए हुए हैं और ब्रिटेन के नेशनल ब्लड सर्विस से ट्रेनिंग ली है। डॉक्टर अनुपम वर्मा को 23 साल का अनुभव है। इसके साथ ही उनके पास 50 से ज्यादा शोध पत्रों का अनुभव है। डॉक्टर अनुपम वर्मा की उपलब्धियां 2006 प्रिंस ऑफ वेल्स अवार्ड UK, चेयरपर्सन एशियन एसोसिएशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, सदस्य ISBT और ISTM। इस 5 सदस्यीय कमेटी का काम होगा कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। कमेटी इस बात की भी जांच करेगी क्या स्टेम सेल थेरेपी करने के लिए मरीजों की सहमति ली गई थी। कमेटी इस बात की भी पड़ताल करेगी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल से जुड़े मामलों की जांच के लिए गठित कमेटी न सिर्फ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से सवाल जवाब करेगी, बल्कि विजिटिंग फैकल्टी डॉक्टर PS राजपूत और स्टेम सेल से जुड़ी रिसर्च अमेरिकन जर्नल्स में छपवाने वाले सभी डॉक्टर से भी संपर्क करेंगे। कमेटी के सदस्य ये पता करेंगे कि स्टेम सेल थेरेपी की कमेटी क्यों नहीं बनाई गई। जांच टीम कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल का प्रोसीजर देखेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जांचेगी, स्टेम सेल थेरेपी रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल जो भी हो उसमें NMC की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ। BS राजपूत ऑर्थो के डिप्लोमाधारी डॉक्टर हैं और मेडिकल कॉलेज में कैसे वो विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। स्टेम सेल से जुड़े मामलों में उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ। स्टेम सेल के लिए पेशेंट कहां से लिए गए, जिन मरीजों की सैंपलिंग की गई क्या उन्हें बताया गया कि उनका ट्रीटमेंट हो रहा है या उन पर रिसर्च की जा रही है। डॉक्टरों ने अपनी रिसर्च में कौन कौन से रेफरेंसेस दिए। इन सारे बिंदुओं के अलावा जांच टीम तमाम और पहलुओं पर अपनी पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार करेगी। बिना अनुमति की थेरेपी क्यों और कैसे शुरू की गई, कितने मरीजों पर इसका प्रयोग हुआ, प्राइवेट अस्पतालों को कैसे भेजा गया और आखिर अमेरिका में हुई कॉन्फ्रेंस में क्या डील हुई। भारत में किसी भी मेडिकल प्रयोग खासकर स्टेम सेल जैसे संवेदनशील इलाज पर ICMR और DGCI की मंजूरी जरूरी होती है। संस्थागत एथिक्स कमेटी की हरी झंडी, रजिस्टर्ड ट्रायल साइट, मरीज की लिखित सहमति, पूरी ट्रैकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। कमेटी एक और अहम सवाल की जांच भी करेगी कि अमेरिका में हुई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जिसमें डॉक्टर संजय काला शामिल हुए थे, अधिकारियों को पता लगाना होगा क्या ये यात्रा कॉलेज प्रशासन की मंजूरी से हुई या निधि फंडिंग के जरिए, क्या किसी दवा कंपनी से कोई समझौता हुआ। इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेगी जांच कमेटी। अब सबकी निगाहें इस 5 सदस्यीय कमेटी पर हैं जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट में साफ होगा कि कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी का प्रयास चिकित्सा नवाचार था या नियोजित धोखाधड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो आपने हमारी ये पूरी कंप्लीट एक रिपोर्ट देखी और प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है। पहले डिप्टी CM और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने हमसे यह वादा किया कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब फाइनली 5 मेंबर्स की कमेटी का गठन हुआ है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। सीधे लखनऊ चलते हैं। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी, जिनकी मेहनत और इन्वेस्टिगेशन की वजह से प्राइम न्यूज ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार हम अब बहुत करीब हैं उन लोगों को न्याय दिलाने में जिन्हें लैब रैट्स बनाकर डॉक्टर संजय काला जैसे डॉक्टर्स उन पर
लगातार प्रयोग कर रहे थे और बिना किसी ऑफिशियल मंजूरी के, बिना किसी ऑफिशियल लिखा पढ़ी के। विवेक, बहुत बधाई है आपको, आपकी मेहनत, आपकी इन्वेस्टिगेशन रंग लाई है। डिप्टी सीएम ने तो हाँ कहा ही, साथ ही साथ अब 5 सदस्यीय मेंबर्स की कमेटी बन गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। विवेक, धन्यवाद अमित। और ये बधाई पूरी टीम के लिए है जो पर्दे के सामने है और जो पर्दे के पीछे हैं उनके लिए है। आज जब मैं डीजी हेल्थ यानी स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर किंजल सिंह के पास बैठा हुआ था तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। हालांकि इसके पहले 2 बार गया तो व्यस्तता के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज जब मुलाकात हुई और आज मुलाकात होना बहुत ज़रूरी भी था, तो उन्होंने बताया कि इसमें एक कमेटी का गठन हमने किया है जिसके हेड डॉक्टर अनुपम वर्मा हैं जो एसजीपीजीआई में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। उनको हमने हेड बनाया है। बाकी 4 अलग अलग डॉक्टर्स जो हैं अलग अलग फील्ड के, यानी उसमें ऑर्थो के भी हैं, न्यूरो के भी हैं, अलग अलग फील्ड के डॉक्टर शामिल किए हैं। चूँकि इस थेरेपी में कई डॉक्टर मिलकर ये थेरेपी करते हैं तो हर फील्ड से एक एक्सपर्ट डॉक्टर इस टीम में, इस कमेटी में रखा गया है। कमेटी में शामिल कुछ डॉक्टर से भी मेरी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि अब हम बहुत जल्दी, हालांकि अभी चूंकि आदेश अभी हाल में ही हुआ है, 1-2 दिन में, बीते 1-2 दिन में, तो अभी आदेश उनके पास पहुंचा नहीं है कि इस मामले में कमेटी गठित कर दी गई है और 5 लोग हैं, 5 लोगों को मिलना है, बैठ के डिस्कस करना है और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करनी है। कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जैसे ही वो लेटर आएगा, 1-8 दिन में, हो सकता है आज शाम तक पहुंच गया हो या कल वो लेटर कमेटी के गठन का उनके पास पहुंच जाएगा। तो लेटर आने के बाद सभी डॉक्टर्स आपस में संवाद करेंगे। हो सकता है एक मीटिंग करें कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया, चूंकि स्टेम सेल से जुड़ा मामला है, बहुत टेक्निकल मामला है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले वो जो अखबारों में खबरें छपी हैं, जो प्राइम न्यूज़ ने इस पूरे एक सीरीज चलाई है 6-7 एपिसोड की, 7 एपिसोड की, उसको देखेंगे, खबरों का संज्ञान लेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट किस किस पेशेंट के हुए उनकी जानकारी निकालेंगे, जो रिसर्च और थीसिस हुई है, जो सीनियर रेजिडेंट यामिनी राणा ने अपनी थीसिस की है और स्टूडेंट्स ने की है, वो थीसिस डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर लखनऊ में है, वहाँ पर जमा है, कानपुर में भी जमा है, वहाँ से थीसिस मंगाई जाएगी, उसकी स्टडी की जाएगी। उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये टीम कानपुर पहुंचेगी और जो प्रोसीजरल सिस्टम है उसकी जांच करेगी, यानी अब तक क्या क्या हुआ और क्या उस स्टेम सेल के लिए जो भी प्रयोग किए जा रहे थे, जो भी रिसर्च की जा रही थी, उसके लिए पर्याप्त संसाधन यानी मशीनरी, लैब मेडिकल कॉलेज के पास थे या नहीं थे, या आउटसोर्स किए जा रहे थे। आउटसोर्स किए जा रहे थे तो कहाँ से किए जा रहे थे, उसका पैसा कहाँ से आ रहा था, फंडिंग कहाँ से हो रही थी। चूँकि प्राइवेट लैब से डॉक्टर काला ने बात कबूल की थी कि हम प्राइवेट लैब से आउटसोर्स भी कर सकते हैं तमाम चीज़ें, तो उसके लिए रुपया कहाँ से आ रहा था। स्टेम सेल थेरेपी जैसी चीज़ें जिसमें आप सब्जेक्ट यानी पेशेंट को बताते हैं कि ये आपके ऊपर थेरेपी हो रही है, रिसर्च हो रही है या क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, वो दिया गया था, उनसे बात की गई थी, संवाद किया गया था या नहीं। पेशेंट से भी मुलाकात करेगी ये टीम, जितने भी पेशेंट हैं। डॉक्टर काला का कहना है कि 200 के आसपास पेशेंट हैं, शासन कहता है 400 पेशेंट हैं, डॉक्टर BS राजपूत कहते हैं कि उनकी संख्या अलग है, अलग अलग संख्या है। तो कितने पेशेंट टोटल हैं अभी तक ये साफ नहीं है। इस कमेटी की जांच में ये साफ हो जाएगा कि अब तक कितने पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ है या क्लिनिकल ट्रायल हुआ है या उन पर रिसर्च हुई है और वो किस किस तरह के बीमारियों से ग्रसित थे, यानी 17 जो बीमारियां बताई जा रही हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियों के कितने पेशेंट थे, ये अब जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा मेरी बात हुई कि डॉक्टर BS राजपूत, तो उन्होंने कहा कि हाँ BS राजपूत डिप्लोमाधारी हैं, मुझे पता लगा, चूंकि प्राइम न्यूज़, उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर ने कि प्राइम न्यूज़ लगातार सीरीज चला रहा है और खबरें दिखा रहा है। BS राजपूत वाला एपिसोड भी उन्होंने देखा था जिसमें कहा गया कि एक डिप्लोमाधारी डॉक्टर कैसे प्रोफेसर विजिटिंग फैकल्टी बन सकता है, ये सवाल हमने उठाया था। अब वो ये भी पूछेंगे कि कौन से नियम कानून है, हालांकि नियम कानूनों का हमने हवाला दिया है, MCI की गाइडलाइन का भी हवाला दिया है कि MCI की गाइडलाइन ये कहती है और प्रोफेसर जो है उनका नियम विरुद्ध तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ वहाँ, तो MCI की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर BS राजपूत इससे पहले जो प्रिंसिपल थी उनके ज़माने से थे, यानी 6 साल लगभग उनको हो रहे हैं,
उसके बाद उनका कंटिन्यूएशन कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, क्या कोई गाइडलाइन देखी गई या नहीं देखी गई, या ऐसी कौन सी जरूरत थी जो औरतों के डॉक्टर को यहाँ पर रखा गया। ये सारी चीजें हैं अमित, जिसको जांच कमेटी बहुत माइन्यूटली देख रही है, और जैसे ही इनके पास वो लेटर पहुंचेगा उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शुरू हो जाएगा। जो शुरुआती जांच है वो अभी आपस में टीम बैठेगी, एक पूरा प्रोफार्मा तैयार करेगी कि कैसे जांच करनी है, किन किन बिंदुओं पर हमें कहाँ कहाँ जाना है और किन किन लोगों से बात करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें मंगाने हैं, थीसिस मंगानी है, रिसर्च पेपर मंगाने हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद यानी जो डॉक्टर्स का अंदाजा है कि इसमें 1 हफ्ता लग सकता है। 1 हफ्ते में सारी चीज़ें तैयार करने के बाद ये टीम कानपुर जाएगी और कानपुर में अपना जो पूरा इक्विपमेंट्स हैं, लैब्स हैं, उनकी छानबीन करेगी, उनकी पड़ताल करेगी। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें आगे होने वाली हैं। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन आपकी रही है, विवेक, माफी चाहता हूं मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अब तक की आपकी जितनी इन्वेस्टिगेशन रही है उसके हिसाब से ये इम्कान, ये अंदाज़ा लग रहा है और ये हम देख भी रहे हैं कि इंसान को, मरीजों को लैब रेट्स की तरह डॉक्टर संजय काला ने ट्रीट किया, मनमानी उनका इलाज किया, उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। हेमेटोलॉजिस्ट वहाँ पर थे नहीं, ऑर्थोपेडिक न्यूरो को देख रहा है, न्यूरो ऑर्थोपेडिक को देख रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, रिटन कॉन्सेंट किसी मरीज से नहीं लिया गया, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई 200 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है, कोई 1000 भी बता देगा आके। लेकिन इस बीच ये सवाल भी तो विवेक खड़ा होता है कि इतना पूरा गोरख धंधा हुआ, लेकिन कोई मजबूत हाथ कोई तो है जिसके ऊपर संजय काला का हाथ है, नहीं तो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी बहुत मजबूत आदमी के बिना ये चीज़ तो मुमकिन नहीं थी। क्या संजय काला के वेयरअबाउट्स के बारे में जानकारी है? अभी संजय काला कहाँ है? गायब तो नहीं होंगे बिल्कुल? देखिए अमित, सोर्सेज के हवाले से जो पता चला था वो मुझे जानकारी मिली थी कि डॉक्टर संजय काला कल लखनऊ आए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की है। हो सकता है कि ब्रजेश पाठक ने उनको, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तलब कर लिया हो और पूछताछ उनसे की हो। उनकी मुलाकात करीब 15 मिनट की रही है, उसके बाद वो कानपुर चले गए। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह 9 बजे के आसपास कानपुर में होंगे, तो वहाँ भी उनसे कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ सवाल जवाब हो सकते हैं। और इस कमेटी का गठन चूंकि हो गया है, जो मुलाकात हुई थी संजय काला और डिप्टी सीएम की, उस वक्त तक की कमेटी अस्तित्व में नहीं थी शायद। मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसमें, लेकिन शायद ये कमेटी अस्तित्व में नहीं थी, तो इस वजह से वो चर्चा नहीं हुई। लेकिन कल इस बात की जरूर चर्चा होगी, और खासकर आज जब हम प्राइम न्यूज़ ये खबर दिखा रहा है कि कमेटी गठित हो गई है, इसमें कौन कौन हेड है, कौन कौन मेंबर है, कितनी सदस्यों कमेटी है, तो कल इस बात की चर्चा कानपुर में ज़रूर होगी कि डॉक्टर काला के खिलाफ जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। और कानपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल जो पूरा जो चिकित्सक समाज है उसमें ये चर्चा शुरू हो गई है कि डॉक्टर काला के ऊपर अब गाज गिरने वाली है, उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। कल का दिन कानपुर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि डिप्टी सीएम भी वहाँ होंगे, डॉक्टर काला ऑलरेडी वहाँ हैं, उनको किसी कार्यक्रम में जाना है, तो वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात संभव हो सकती है। इस बीच डॉक्टर काला ने तमाम कोशिशें की हैं अपने जितने भी सोर्सेज हैं उनके माध्यम से कि ये मामला कहीं मैनेज हो जाए, कहीं दब जाए। उनके खिलाफ जो कमेटी गठित हुई है वो कमेटी उनके प्रभाव में या उनके दबाव में कोई एक जांच जो है वो सतही जांच करके इस मामले को फाइनल कर दे, फाइनल रिपोर्ट लगा दे, ख़त्म कर दे, या कुछ ऐसा कर दे जिससे जांच सालों चलती रहे। ये भी होता है तरीका, एक ये भी है कि जांच चलती रहेगी। बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं, पुलिस केसेस, उसमें जांच महीनों सालों चलती रहती है, आरोपी घूमते रहते हैं, पीड़ित परेशान रहता है। तो डॉक्टर काला की कोशिश ये भी है। खैर ये बात इधर हो गई, लेकिन जो सवाल आपने किया कि डॉक्टर काला, अब डॉक्टर काला के जितने भी काले कारनामे अभी तक हमने दिखाए हैं वो धीरे धीरे एक एक करके सबको समझ में आने लगे हैं। अभी देखिए बहुत टेक्निकल चीज़ें होती थी यहाँ पर, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो या स्वास्थ्य महानिदेशालय हो या रजिस्ट्रार हो, किसी को भी ये चीज़ें बहुत माइन्यूटली किसी ने देखा नहीं, समझा नहीं। उनको लगा कि ये कागज़ आया है, अनुमति मांगी है तो अनुमति दे देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि अनुमति कहाँ कहाँ से मांगी है और उस अनुमति, जिस चीज़ की अनुमति वो मांग रहे हैं, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये फॉर्मेलिटीज़ अगर चेक की जाती है तो निश्चित तौर पर वहीं पर विराम लग जाता, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ चेक नहीं की गई। जैसे सबसे बेसिक जो है अप्रूवल कमेटी से लेना होता है, लेकिन वो कमेटी गठित नहीं थी। अप्रूवल कमेटी से लेने के बजाय डॉक्टर काला मनमानी करते रहे, अधिकारियों को गुमराह करते रहे, तमाम गलत जानकारियां देकर अप्रूवल लेते रहे। ये भी चीजें जांच में सामने आएंगी कि क्या क्या उन्होंने झूठ बोले। उन्होंने, अमित आपको याद होगा, हमारे कैमरे में ही झूठ बोला था कि हमारे पास तो मेडिकल कॉलेज में किसी पेशेंट का इलाज ही नहीं हुआ, हमने तो इलाज ही नहीं किया। जबकि थीसिस में हेड के तौर पर
हेड ऑथर के तौर पर उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी सारी जिक्र है। सारे स्टूडेंट, कल हमने BS राजपूत से बात की, उन्होंने भी कहा कि भैया मैं तो उनके अंडर में काम करता था, जब अंडर में काम करता था तो मैं अपनी मर्जी से कैसे कुछ कर सकता हूं, जो मुझे आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा वही मैं करूंगा। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि डॉक्टर काला लगातार। डॉक्टर राजपूत भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस पूरे मामले में। हालांकि जब आप उनसे फ़ोन पर बात किया आपने, वो ऑडियो हमने दिखाया दर्शकों को, लेकिन वो बचते रहे, वो खुलकर संजय काला के बारे में बोल नहीं पाया। मुझे लगता है ये जांच कमेटी शायद ब्रजेश डॉक्टर राजपूत से भी ज़रूर 1-to-1 इंटरेक्शन करेगी। लेकिन विवेक, 22 करोड़ से ज़्यादा का फाइनेंशियल फ्रॉड है। ये जो कमेटी बनी है ये मेडिकल कमेटी है, इसमें ब्लड के विशेषज्ञ हैं, ट्रांसफ्यूजन के विशेषज्ञ हैं, अलग अलग डॉक्टर्स हैं जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी क्या कमेटी गठित होगी? क्योंकि ये पूरा जो मामला है इसमें बहुत सारे अनियमितता है, इसमें टैक्स की चोरी हुई है, इसमें बढ़ा चढ़ाकर पैसे दिए गए हैं, इसमें GST में हेरफेर किया गया है, बहुत सारी फाइनेंशियल फ्रॉड की अनियमितता है इसमें। तो क्या फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर भी कोई बातचीत चल रही है कि कमेटी बनेगी या कोई CA अपॉइंट होगा या कोई CFO अपॉइंट होगा इस जांच के लिए? अमित, आपका सवाल बड़ा वाजिब और अहम है। दरअसल इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो स्टेम सेल को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं और दूसरी मेडिकल कॉलेज में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नई मशीनों की खरीद हो रही है, नए उपकरणों की खरीद हो रही है, उसमें घोटाला है। यानी दोनों पार्ट में ही घोटाला है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन दोनों में गड़बड़ियाँ, घोटाले दोनों में ही हैं। अभी जो कमेटी बनी है वो बेसिकली स्टेम सेल को लेकर किए गई जो अनियमितताएं हैं, मनमानियाँ हैं, उनको लेकर कमेटी वो बनी है। और एक जो मुझे सूचना मिली है कि आगे पीछे इस मामले में भी जो कंस्ट्रक्शन है, हालांकि मैंने जब डॉक्टर काला से कानपुर में मुलाकात की थी, उनसे पूछा था कि आपके खिलाफ करीब 22 करोड़ रुपए की गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, जो आपने LLR अस्पताल में और तमाम मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य कराए हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, हॉस्टल बन रहे हैं, नए हॉस्टल की मरम्मत हो रही है, पुराने भवनों की मरम्मत हो रही है, नया बिजली का उपकेंद्र लगा है, उसमें आपने जो निर्धारित आपको पेमेंट करना था, एक निर्धारित धनराशि का भुगतान करना था, उससे कहीं ज़्यादा धनराशि का भुगतान आपने किया है। तो इस मामले को तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, वो ऑडिट रिपोर्ट, उन्होंने एक तर्क दिया कि ऑडिट रिपोर्ट ने कई जगह पर आपत्तियां जताई हैं, उन्होंने कहीं दोषी नहीं बनाया है, उन्होंने आपत्तियां जताई हैं कि इस मामले में इतना इतना भुगतान होना था तो इतना इतना भुगतान हुआ है। और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इन आपत्तियों का उचित जवाब दे दूंगा। चूंकि इसके पहले भी तमाम चीजें हुई, उन्होंने जवाब दिए हैं, तो कह रहे हैं वो कोई इशू नहीं है, वो उस मामले में कोई ऐसी बात नहीं है, घोटाला गड़बड़ी नहीं है, वो आपत्तियां हैं और आपत्तियों का जवाब हम लोग दे देते हैं। बिल्कुल, हमारे पास विवेक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक लखनऊ से जुड़ने के लिए। लेकिन जो ऑडिटिंग टीम है, जो ऑडिटर्स है विवेक, उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है। देखिए, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम सामाजिक सरोकार के लिए ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये पूरी मुहिम, ये पूरी सीरीज आपके लिए है, जनता के लिए, उन मरीजों के लिए जिन्हें डॉक्टर बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं, उन्हें लैब रेट्स बनाकर उन पर नए नए प्रयोग करते हैं। हमारी खास सीरीज अभी भी जारी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दोषियों को, एक एक दोषी को जब तक सजा नहीं मिल जाती, तब तक प्राइम न्यूज़ की ये इन्वेस्टिगेटिव सीरीज ऐसे ही मुसलसल लगातार जारी रहने वाली है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।